Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, in today's video we are going to talk about vocabulary and grammar portion of unit number 6, the darkling thrush. आई होप कि आपने इस चैप्टर की ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और थीमेटिक एनालिसिस को बहुत अच्छे से देखा और समझा होगा. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप टॉप राइट कॉर्नर से उसको एक्सेस कर सकते हैं. आपकी आसानी के लिए मैंने तमाम चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज़ को एक ही प्लेलिस्ट में रखा है ताकि आपको एक्सेस करने में, उसको समझने में, उसको पढ़ने में आपके लिए आसानी हो. आप चैनल पे जाके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और अभी भी आपको टॉप राइट कॉर्नर पे एक आई बटन नज़र आ रहा है, वहाँ से भी आप उस प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं. देखते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज में उसके वोकेबलरी ग्रामर पोर्शन में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम करने जा रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. इफ़ यू टॉक अबाउट द टेबल ऑफ कंटेंट, हम लोग बेसिकली 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे. द वेरी फर्स्ट इज़ ईडियम्स. वैसे तो ईडियम्स और सेकंड टॉपिक प्रोवर्ब्स की कोई एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटी नहीं दी गई, लेकिन हाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ ईडियम्स और प्रोवर्ब्स दिए गए हैं जिनको हम जिनके मीनिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे. लेकिन आपके आसानी के लिए मैं उन को आपको समझाऊंगा भी और उनको सेंटेंसेस में भी यूज़ करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि इनको हम कैसे सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. थर्ड नंबर पे हमारे पास फ्रेजेस हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे कि एडजेक्टिवल, प्रेपोजिशनल और एडवर्बियल फ्रेजेस को हम कैसे जान सकते हैं और सेंटेंसेस में कैसे उनको पहचान सकते हैं. इसकी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, उसको भी हम जो इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देन एज़ यूजुअल फ्रेजर वर्ब्स हैं. तमाम चैप्टर्स में हमने फ्रेजर वर्ब्स किए, तो यहाँ पे भी कुछ फ्रेजर वर्ब्स हैं 6 जिनके मीनिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे और उनको हम सेंटेंसेस भी यूज़ करके देखेंगे. द वेरी फर्स्ट इज़ ईडियम्स एंड देयर मीनिंग्स. इस एक्सरसाइज पे बढ़ने से पहले और उन ईडियम्स को देखने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ईडियम्स क्या होते हैं. और एज़ पर डेफिनेशन ऑन द स्लाइड, ईडियम्स आर एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस whose meanings cannot be understood from the literal definitions of the words that make them up. Idioms बेसिकली एक्सप्रेशंस होते हैं या कुछ फ्रेजेस होते हैं कि अगर आप उनको समझने की कोशिश करें तो उसके लफ्ज़ी मतलब से आप उनको नहीं समझ सकते. ठीक है, लिटरल मीनिंग से मुराद क्या होगा, जो उसका डिक्शनरी मीनिंग है या जो उसका लिटरल मीनिंग है, जो उसका लफ्ज़ी मतलब है, आप उससे उसके मानी को नहीं जान सकते. नीचे मैंने आपके लिए 2 एग्जांपल्स लिखी हैं ब्लू कलर में. एक है किक द बकेट और सेकंड है ब्रेक द आइस. अब किक द बकेट का जो लफ्ज़ी मतलब है वो तो किसी बाल्टी को ठोकर मारना है, लेकिन असल में इसका जो मतलब है, जो ईडियम का निकल के मतलब आता है, दैट इज़ टू डाई, मर जाना. ठीक है, और इसी तरीके से ब्रेक द आइस का मतलब लफ्ज़ी मतलब जो है, जो लिटरल मीनिंग है वो तो बर्फ़ को तोड़ना होता है, लेकिन इडियोमैटिक जो उसका मीनिंग है वो है टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशन, किसी भी बातचीत का आगाज़ करना. तो आपने देखा कि हम ईडियम्स को या इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस को हम उनके लिटरल मीनिंग के बेसिस पे उनके मानी को हम नहीं समझ सकते. अच्छा, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ यहाँ लिखी है कि idioms आर ऑफन स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड कैन वेरी ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स. दे एड कलर एंड नॉजेंस टू स्पीच एंड राइटिंग, मेकिंग लैंग्वेज मोर इंगेजिंग एंड एक्सप्रेसिव. तो idioms जो होते हैं बेसिकली आप ये हर कल्चर के मखसूस होते हैं. मिसाल के तौर पर उर्दू में अगर मैं कहूँ तो बाग बाग होना. अब आपको पता है कि बाग बाग होना अगर कोई अंग्रेज़ इसको ट्रांसलेट करेगा तो वो ये तो नहीं कहेगा टू बिकम गार्डन गार्डन. ठीक है, क्योंकि उनके कॉन्टेक्स्ट में तो उसका मतलब कुछ और बनेगा. तो एक तो चीज़ ये होगी कि इसको हम लिटरल मीनिंग्स की बेसिस पे हम इसके मानी को नहीं समझते. सेकेंडली ये हर लैंग्वेज के और जो है ना वो स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास होते हैं. ठीक है, आप उसको किसी दूसरी लैंग्वेज में, वैसे भी सोशल लिंग्विस्टिक्स में हमने ये पढ़ा कि जब किसी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है तो उसमें कुछ कल्चरल चेंजेस होती हैं. उसके जो जिस लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है उसके नॉर्म्स और उसके कल्चर्स डिफरेंट होते हैं, तो अपने कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे भी उसकी जो ट्रांसलेशन में बहुत सारी चेंजेस आती हैं. तो ईडियम्स में भी ऐसा ही होता है कि जब आप इसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो ज़ाहिर है उसको उस लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से चेंज किया जाएगा. आई होप कि आपको ईडियम्स का समझ आएगी ईडियम क्या होता है. अब आपके सामने पेज नंबर 77 पे कुछ ईडियम्स हैं. हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन ईडियम्स की क्या क्या मीनिंग्स हैं और कुछ सेंटेंसेस में भी इनको यूज़ करके देख लेंगे ताकि आपको उसका जो इस्तेमाल वो भी आ जाए. द वेरी फर्स्ट इज़ स्पिल द बीन्स, जिसका मतलब है टू गिव अवे अ सीक्रेट, यानी राज अफशा करना या कोई राज की चीज़ है वो किसी को बता देना. तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ही एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज़ पार्टी, कि उसने गलती से सरप्राइज़ पार्टी के बारे में राज अफशा कर दिया. ठीक है, इस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है. सेकेंड वन इज़ अंडर द वेदर, टू फील इल, बीमार होना.
आप कह सकते हैं कि शी डिडंट कम टू वर्क टुडे बिकॉज शी वाज फीलिंग अंडर द वेदर। ठीक है, वो आज काम पर नहीं आई क्योंकि वो बीमार महसूस कर रही है या बीमार महसूस कर रही थी। इस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यानी कि फैसला अब आपके हाथ में है। आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, कि मैंने अपने हिस्से का जो काम था, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मैंने कर दिया, अब फैसला जो है वो आपके हाथ में है। नेक्स्ट वन इज़ पुल सम वंस लेग, जिसका जो मीनिंग है वो है टू प्ले अ प्रैक्टिकल जोक, यानी मजाक करना। डोंट वरी ही इज़ जस्ट पुलिंग योर लेग, कि परेशान ना हो, वो सिर्फ आपका मजाक कर रहा है या आपसे मजाक कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ थ्रू थिक एंड थिन, जिसका मतलब है टू बी लॉयल नो मैटर व्हाट, कि जिस तरह के भी हालात हों, आसानी हो या मुश्किल हो, उसमें जो लॉयल रहना। कि दे हैव स्टेड फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन, कि उन्होंने हर मुश्किल में आसानी का वक्त था या मुश्किल का वक्त था, अपनी दोस्ती को बरकरार रखा। देन वी हैव वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब है रेयरली, बहुत कम। ही विजिट्स हिज रिलेटिव्स वंस इन अ ब्लू मून, कि वो अपने रिश्तेदारों से बहुत कम मिलने जाते हैं। नेक्स्ट इडियम इज़ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जिसका मतलब है टेक इट टू सीरियसली। आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि यू शुड टेक दिस एडवाइस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि आपको इसकी नसीहत को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। ठीक है। देन वी हैव आई हैव गॉट इट इन द बैग सिक्योर्ड सक्सेस, जैसे होता है ना, आपको बाज़ दफ़ा होता है कि पक्का पता होता है कि मैंने जीतना ही जीतना है, पक्का पता होता है कि मैंने फ़लाँ मौके पे जो है वो मेरी सक्सेस जो है वो कंफर्म है, तो ये उस जगह पे यूज़ किया जाता है, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं, डोंट वरी अबाउट द प्रेजेंटेशन, आई हैव गॉट इट इन द बैग, कि प्रेजेंटेशन की फ़िक्र ना करो, मेरे पास मुकम्मल तैयारी है। ठीक है। देन वी हैव कोल्ड फीट, जिसका मतलब है घबरा जाना या परेशान हो जाना। ही गॉट कोल्ड फीट राइट बिफोर द एग्ज़ाम्स, कि एग्ज़ाम से यानी पेपर से एंड पहले वो जो है उसको घबराहट शुरू हो गई या घबराने लगा। ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता भी है। पेपर्स के दिनों बच्चे बीमार हो जाते हैं, तो पेपर से जो 4-5 दिन पहले बच्चे बीमार होते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ उनको ये इम्तिहानी बुखार है। ठीक है। बहरहाल नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोवर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स, के प्रोवर्ब्स क्या होते हैं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ प्रोवर्ब is a short, commonly known expression that conveys a piece of advice और shares a universal truth, जिसमें wisdom या experience जो है वो शो होता है। इसको उर्दू में हम कहावत कहते हैं, कि ऐसी कोई बात जिसमें कोई नसीहत हो और उसमें जो है वो कोई हिकमत हो। ठीक है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैज, इसका मतलब है कि वक्त से पहले खुशी ना बनाओ। ठीक है, जब तक रिज़ल्ट ना आए, जब तक आप जिस चीज़ के बारे में कोशिश कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर आप उसमें रिज़ल्ट आ जाए, तो फिर आप उसके बारे में खुशी मनाओ। उससे पहले जो है ना, वक्त से पहले, रिज़ल्ट से पहले आपको खुशी नहीं मनानी। तो इसमें देखिए, आपको एक नसीहत की गई है या आपको एक काम की बात बताई गई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोवर्ब कहते हैं। तो पहले तो मैंने सेंटेंस आपके साथ शेयर कर दिया, जिसका मतलब है डोंट एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव रिजल्ट बिफोर यू एक्चुअली सी इट। सेकेंड सेंटेंस की बात करें तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब है कि डोंट जज समवन और समथिंग बाय अपीयरेंसेस अलोंग, कि ज़ाहिर देखकर फ़ैसला ना करो। कि आपने किसी शख्स को देखा कि दिखने में वो बड़ा सादा सा शख्स लग रहा था, तो उसकी सादगी पे ना जाइएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि कोई शख्स बड़ा सादा सा लग रहा है, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको लगता है कि बड़ा स्कॉलस्टिक बंदा है, इसके पास तो बहुत नॉलेज है। ही वॉज़ लुकिंग अ सिंपल एंड नाइव पर्सन, बट वो बहुत ही स्कॉलस्टिक किस्म का बंदा है। तो इसीलिए कहते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। देन वी हैव ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, जिसका मतलब है एवरीथिंग एंड्स, गुड टाइम्स डजंट लास्ट फॉर एवर, कि हर खुशी का एक दिन ख़त्म होता है। ठीक है, कोई किसी भी चीज़ को दवाम नहीं है। देन वी हैव डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, जिसका मतलब है डोंट पुट ऑल योर होप्स एंड रिसोर्सेज इन वन गोल और ड्रीम, कि तमाम उम्मीदें जो हैं वो एक ही जगह पे ना लगाओ। ठीक है, इसका मतलब बनता है तमाम उम्मीदें एक जगह पे ना लगाओ, कि आपकी जितनी भी उम्मीदें हैं, किसी बिज़नेस में आपने इन्वेस्ट की और आपकी सारी उम्मीदें लगी कि बस अब उसमें मेरा जो लेना देना ये हो गया, कोई आपका प्लान बी नहीं है, कोई आपका जो है वो नेक्स्ट प्लान नहीं है कि इसमें नुकसान हुआ, तो इसलिए अक्सर कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। नेक्स्ट वन इज़ डोंट पुट ऑफ अनटिल टुमारो व्हाट यू कैन टुडे, इफ़ यू कैन डू समथिंग टुडे। अच्छा, यहाँ पे डू आता है लेकिन गलती से शायद मिस हो गया। इफ़ यू कैन डू समथिंग टुडे डू इट, डोंट वेट अनटिल टुमारो, इसका मतलब ये कि आज का काम कल पर मत छोड़ो। देन वी हैव ईजी कम ईजी गो, व्हेन यू मेक मनी क्विकली इट इज़ ईजी टू लूज इट क्विकली एज वेल, कि जैसे आया वैसा गया। नेक्स्ट वन इज़ फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, पीपल हु आर ब्रेव एंड हु टेक्स रिस्क आर मोर सक्सेसफुल देन पीपल हु डू थिंग्स सेफली ऑल द टाइम, कि वो लोग जो ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं वो हमेशा जो है वो जो है सक्सेसफुल भी होते हैं, और वो लोग जो रिस्क नहीं लेते वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड का मतलब है किस्मत जो है वो बहादुरों का साथ देती है।
देन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं. डोंट जस्ट वेट फॉर गुड थिंग्स टू हैपन टू यू, वर्क हार्ड एंड मेक देम हैपन. और लास्ट वन, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, इन एनी सिचुएशन बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द रिजल्ट बट ऑलवेज बी रेडी फॉर द वर्स्ट आउटकम. कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में आप जो है वो ऑप्टिमिस्टिक रहें, अपने रिज़ल्ट के बारे में पॉजिटिव रहें, लेकिन हाँ आपको साथ ही साथ जो है वो बदतरीन के लिए तैयार भी रहना होता है. यानी कि बेहतरीन की उम्मीद रखो और बदतरीन के लिए तैयार रहो. तो ये आपके थे प्रोवर्ब्स. देन वी हैव फ्रेजेस. अब हम देखते हैं कि फ्रेज़ क्या होता है. A phrase is the group of words that work together to convey a particular meaning. Unlike a complete sentence, a phrase does not contain both a subject and predicate. तो जो ब्लू में आपके लिए हाईलाइट किया इसीलिए लिखा है कि फ्रेज़ वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब, मैं प्रेडिकेट की बात नहीं करूँगा, शायद आपको समझना है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद नहीं होते. अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है तो वो हमारे पास होगा क्लॉज. और अगर ये कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है, अगर सब्जेक्ट मौजूद है तो वर्ब नहीं होगा, वर्ब मौजूद है तो सब्जेक्ट नहीं होगा, तो ऐसी सूरत में हम उसको बोलेंगे फ्रेज़. जैसे द ब्लू कार में हमारे पास कार सब्जेक्ट है लेकिन इसमें मेरे पास कोई वर्ब मौजूद नहीं है. और दूसरी एग्जांपल में वॉज रनिंग जो कि एक वर्ब फ्रेज़ है, इसमें वर्ब तो मौजूद है लेकिन इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है. तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ आई होगी. वैसे तो इंशाल्लाह क्लॉजेज़ और फ्रेजेस पे डिटेल्ड डिस्कशन हम लोग करेंगे क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा और बड़ा मज़े का टॉपिक है. लेकिन क्योंकि अभी हम यहाँ पे एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम प्रिसाइज होकर चल रहे हैं, प्रिसाइजली चीज़ों को देख रहे हैं. आपकी जो एक्सरसाइज है वो एडजेक्टिवल फ्रेज़, प्रेपोजिशनल फ्रेज़ और एडवर्बियल फ्रेज़ से रिलेटेड है. तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा कि होते क्या हैं. Adjectival phrase, group of words that functions as an adjective modifying a noun or pronoun. जाहिर है जैसे adjective किसी noun को या pronoun को modify करता है तो adjective phrase वो होगी, वो phrase जो किसी noun को या किसी pronoun को modify करे. Then we have adverbial phrase, group of words that functions as an adverb. Same is the case with adverbial phrase as well कि adverb वो लफ्ज़ होते हैं, वो अल्फाज होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं. और फिर सब टाइप आपने लाजमी देखनी है कि वो टाइम है या उसकी फ्रीक्वेंसी है या मैनर है, तो आपको उसकी सब टाइप लाजमी देखनी है, तो वो कंफर्म करेगा कि एडवर्ब ही है. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि वो फ्रेज़ ही होगा. ऑब्वियसली हम फ्रेज़ के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहे हैं, जो कि किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो हम कहेंगे ये एडवर्बियल फ्रेज़ है. और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन एंड एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, हम उसे कहेंगे हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है. अब एक्सरसाइज की जाने बढ़ते हैं. तो एक्सरसाइज हमारी है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइंड फ्रेजेस आर एडजेक्टिवल, प्रेपोजिशनल और एडवर्बियल. तो कुछ फ्रेजेस को अंडरलाइन किया गया है एंड यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि इस पूरे का ताल्लुक अगर किसी नाउन के साथ हुआ या प्रोनाउन के साथ हुआ तो वो एडजेक्टिवल फ्रेज होगा. अगर उस अंडरलाइंड पोर्शन का ताल्लुक किसी वर्ब के साथ हुआ तो वो हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज होगा. और अगर वो किसी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और एंड जो है उसका ताल्लुक जो है वो किसी जो है वो नाउन या प्रोनाउन के साथ है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करे, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा. सेंटेंसेस को देखते हैं. द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज़ द कैट विद द फ्लफी टेल इज़ माई नेबर्स पेट. तो विद द फ्लफी टेल का जो ताल्लुक है वो कैट के साथ है. कैट क्योंकि नाउन है तो ये मेरे पास हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज. सेकेंड सेंटेंस इज शी वॉक्ड अलोंग द सैंडी बीच एट सनसेट. तो अलोंग द सैंडी बीच का ताल्लुक जो है वॉक के साथ है. और मैंने आपको बताया था कि जब हम एडवर्बियल फ्रेज़ की बात करेंगे तो आपको उसकी सब टाइप पता होनी चाहिए कि वो मैनर है या वो प्लेस है या टाइम है. तो यहाँ देखें अलोंग द सैंडी बीच जो है टाइम को शो कर रही है. देन द बुक ऑन द टॉप शेल्फ इज़ माई फेवरेट. तो ऑन द टॉप शेल्फ का ताल्लुक जो है वो बुक के साथ है और बुक जो है वो नाउन है, तो इस हवाले से हमारे पास ये एडजेक्टिवल फ्रेज़ हुआ. द कार ड्रोव क्विकली थ्रू द नैरो टनल. तो थ्रू द नैरो टनल का जो ताल्लुक है वो ड्रोव के साथ है जो कि एडवर्ब ऑफ प्लेस को शो करेगा, तो ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज हुआ. ठीक है. द स्टूडेंट्स इन द फ्रंट रो लिसनड अटेंटिवली. तो इन द फ्रंट रो का जो ताल्लुक है वो स्टूडेंट्स के साथ है और आपको पता है कि स्टूडेंट्स जो है वो नाउन है, तो ये मेरे पास एडजेक्टिवल फ्रेज होगा. द नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्सर्ट एंडेड विद स्पेक्टेकुलर फायरवर्क्स डिस्प्ले. विद स्पेक्टेकुलर फायरवर्क डिस्प्ले जो है ये हमारे पास एंडेड के साथ इसका ताल्लुक है जो कि हमारे पास शो करेगा एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करेगा, तो ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज होगा. देन वी हैव शी आंसर्ड द क्वेश्चंस विद कॉन्फिडेंस. विद कॉन्फिडेंस का जो ताल्लुक है वो आंसर्ड के साथ है और ये हमारे पास जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करेगा, तो ऑब्वियसली ये एडवर्बियल फ्रेज होगा.
द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द पार्क ऑल डे। इन द पार्क ऑल डे का जो ताल्लुक है वो प्लेड के साथ है। अगेन दिस इज़ एडवर्बियल फ्रेज। एंड द लास्ट वन इज़ द हाउस विद द रेड डोर इज़ फॉर सेल। विद द रेड डोर का जो ताल्लुक है वो हाउस के साथ है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। वैसे तो हमने क्लॉजेज़ और फ्रेजेस का टॉपिक अभी पढ़ना है और बहुत डिटेल में इंशाल्लाह इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है इन सेंटेंसेस के में से अगर आपको किसी भी जगह पे कोई इशू है, इशू होगा भी आपको, क्योंकि टॉपिक अगर आपने इससे पहले नहीं समझा तो आपको फ़ौरन से नहीं समझ आएगा। तो इसको एक तो बार बार सुनिएगा, और जिस भी एग्जाम्पल में आपको इशू हो तो आप मुझसे लाजमी डिस्कस करेंगे। द लास्ट पोर्शन इज़ अबाउट फ्रेजल वर्ब्स, जो कि हम हर चैप्टर में करते आ रहे हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने राइट साइड पे इनके मीनिंग्स को इंग्लिश में लिख भी दिया ताकि आप उनको अपने पास डायरी पे नोट कर सकें। द वेरी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ एंड अप, जिसका मतलब है इख्तिताम पज़ीर होना। वी कैन से दैट आफ्टर अ लॉन्ग डे वी एंडेड अप ईटिंग एट अ नियर बाय रेस्टोरेंट। सेकेंड वन इज़ फॉल अपार्ट, जिसका मतलब है टुकड़े टुकड़े होना। द ओल्ड बुक फेल अपार्ट व्हेन आई पिक्ड इट अप। थर्ड वन इज़ फॉल डाउन, जिसका मतलब है नीचे गिर जाना या गिर जाना। शी फेल डाउन एंड हर्ट हर नी। देन वी हैव फॉल आउट, जिसका मतलब होता है झगड़ा होना। दे फेल आउट ओवर अ सिली आर्ग्यूमेंट। देन वी हैव फिगर आउट, किसी मसले का हल निकालना या मसले को सुलझाना। आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू फिक्स द इशू। एंड द लास्ट वन इज़ फॉल इन, जिसका मतलब है किसी ढांचे का या किसी छत का गिर जाना। The roof fell in during the storm. So these were some of the phrasal verbs. आई होप कि आपको समझ आई होगी। मुझे इस पूरी एक्सरसाइज में और जो इसकी वोकेबलरी एंड ग्रामर पोर्शन था, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये डर है कि आपको शायद एडवर्बियल और एडजेक्टिव फ्रेज़ की समझ ना आई हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज़ की ना आई हो। लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही मैं वो वीडियोज़ अपलोड करूँगा क्लॉजेज़ की और फ्रेजेस की, तो उसमें आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। फिर भी आपको अगर कोई 2 या 3 या 4 सेंटेंसेस समझ नहीं है तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब आपके कमेंट्स को देखता हूँ। आपके कमेंट्स बड़े मोटिवेशनल होते हैं और आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेज कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे आपका मिल रहा है इन वीडियोस पे। तो अगर आपको किसी भी जगह पे किसी भी सेंटेंस में इशू है, लेकिन अभी तक मुझे एकेडमिक नहीं आया क्वेश्चन कि सर मुझे फ़लाँ पॉइंट समझ नहीं आया। कुछ एक दो स्टूडेंट्स ने शूटिंग स्टार में क्वेश्चन किया था मुझसे, लेकिन यह कि आप लोग अच्छी बात है, मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, तारीफ़ भी कर रहे होते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि उसके साथ साथ अगर आपको एकेडमिक्स से रिलेटेड या एक्सरसाइजेज से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं समझ आती, आप मुझसे वो लाजमी पूछें, ठीक है। सो अगर इश्यूज़ हुए तो आप मुझसे इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बहरहाल आज के इस हैप्पी नोट पे जो है वो अपने वीडियो का ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।